दोस्तों नमस्कार। पिछली बार हम लोगों ने अपने वक्तव्य में एक संकेत दिया था कि 2026 के दौर में समाजशास्त्र विभाग ने ऐसे अनेक एपिसोड या इवेंट्स देखे हैं जो इवेंट्स किसी भी दृष्टि से उपयुक्त नहीं कहे जा सकते। समूचा समाजशास्त्र का जगत ऐसे अनेक समाजशास्त्रियों के जाने से खाली हुआ है जिनके बारे में अगर कभी चर्चा की जाए तो ये लगेगा कि इन सब का अपना योगदान कुछ इस तरह का था जो सोशियोलॉजी की लीगेसी को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उस योगदान को याद रखें। उस श्रृंखला में आज हम प्रोफेसर टी के ओमन के योगदान की संक्षेप में चर्चा करेंगे। मैं संक्षेप में चर्चा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिन पुस्तकों को मैंने पढ़ा है टी के ओमन सर की, मैं केवल उन्हीं पुस्तकों के कुछ पक्षों पर अपने आप को केंद्रित रखूंगा। हम सबको पता है कि टी के ओमन सर का जन्म 1937 में अक्टूबर के महीने में हुआ था और उनकी मृत्यु 26 फरवरी 2026 को हुई। जन्म उनका 16 अक्टूबर 1937 का है। कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्रोफेसर टी के ओमन के साथ रहीं। उन्हें बी के आर बी राव अवार्ड से नवाजा गया। 1990 से 94 के बीच में वे इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। वो पहले एशियाई समाजशास्त्री थे जिनको कि इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने का अवसर मिला और 1989 से 1990 तक वे इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष रहे। सच्चर कमेटी के सदस्य के रूप में जो भारतवर्ष की माइनॉरिटीज हैं, उन माइनॉरिटीज के विषय में उनकी पोजीशंस क्या रही हैं, उनकी वर्तमान में स्थिति क्या है, उस कमेटी के डॉक्यूमेंट्री डायमेंशंस में उन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान सदस्य के रूप में किया। उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया। 21 से अधिक पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। कुछ पुस्तकें जो मैंने नहीं पढ़ी हैं पर जिनकी चर्चा सामान्यतः की जाती है वो अंडरस्टैंडिंग सिक्योरिटी, ए न्यू पर्सपेक्टिव, क्राइसिस एंड कंटेंशन इन इंडियन सोसाइटी, प्लूरलिज्म, इक्वालिटी एंड आइडेंटिटी तथा एक और पुस्तक उनकी जो कि मैंने पढ़ी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, टी के उमन और पार्थनाथ मुखर्जी के द्वारा ये संपादित पुस्तक है। 1986 में यह पुस्तक आई थी जिस समय भारतवर्ष के अंदर वर्ल्ड कांग्रेस हुई थी। इंडियन सोशियोलॉजी रिफ्लेक्शंस एंड इंट्रोस्पेक्शंस, ये कुछ उनके महत्वपूर्ण योगदान हैं। उनका जो अपना पीएचडी का कार्य था वो भूदान ग्रामदान मूवमेंट के ऊपर था, विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। आपको यह जानकर के भी खुशी होनी चाहिए कि एक शोध छात्र के रूप में प्रोफेसर टी के ओमन ने अपनी इनिंग राजस्थान विश्वविद्यालय से शुरू की थी। बाद में वो यहाँ से चले गए और दूसरी जगहों पर उन्होंने कार्य किए और अंततः जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर वे सोशियोलॉजी के प्रोफेसर बने। जो उनकी पहली पुस्तक है जो कि मैंने पढ़ी, टी के ओमन और पार्थनाथ मुखर्जी की पुस्तक 1986 में आई, वो किताब हमको देखनी चाहिए, इंडियन सोशियोलॉजी रिफ्लेक्शंस एंड इंट्रोस्पेक्शंस। उस किताब में मैं बहुत संक्षेप में उनकी तीन चार पुस्तकों की बात करूंगा। उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट्स के इसमें कुछ प्रकार बताए हैं। वे प्रकार हैं
द ट्रेडिशनलिस्ट जो परंपरावादी हैं, द नेशनलिस्ट्स जो राष्ट्रवादी हैं, द नेटिविस्ट्स जो देशज हैं, द कॉस्मोपॉलिटन्स जो कि महानगरीय यानी विविध प्रकार के विचारों, पद्धतियों, अवधारणाओं, इन सब के समन्वय से निर्मित होते हैं और देशज और राष्ट्रीय सीमाओं के परे जाते हैं, उनको उन्होंने कहा था कॉस्मोपॉलिटन्स। और वे समाजशास्त्री जो किसी भी सामाजिक व्यवस्था के अंदर गुणात्मक रूपांतरण के लिए सक्रिय होते हैं और उस क्षेत्र में योगदान करते हैं, उनको उन्होंने कहा द रेडिकल्स। तो ये 5 प्रकार उन्होंने बताए: द ट्रेडिशनलिस्ट्स, द नेशनलिस्ट्स, द नेटिविस्ट्स, द कॉस्मोपॉलिटन एंड द रेडिकल्स। उन्होंने ये भी कहा, इस पूरे पुस्तक के अंदर अनेक लेख है जो कि समाजशास्त्र के जो प्रोधा हैं उनके द्वारा लिखे गए हैं। इस इंट्रोडक्शन में उन्होंने ये कहा कि यह पुस्तक असल में भारतीय समाजशास्त्रियों के योगदान का एक लेखा जोखा है और इसमें 3 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व है, ऐसा इन दोनों संपादकों का कहना है। उन्होंने ये भी कहा अपने इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि जो हमारा अपना ज्ञान का उद्योग है, नॉलेज इंडस्ट्री, वह नॉलेज इंडस्ट्री फ्री मार्केट सिचुएशन के अंदर ऑपरेट हो रही है। एक स्वतंत्र बाजार की जो स्थितियां हैं, उस स्वतंत्र बाजार की स्थितियों में यह ऑपरेट कर रही है। यानी नॉलेज को इकोनॉमी के साथ में, और वो भी एक फ्री मार्केट इकोनॉमी के साथ जोड़ करके देखना और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इस प्रकार की संबद्धता को केंद्र में रखते हुए भारतीय समाजशास्त्र की दिशा में हो रहे परिवर्तनों की बात उन्होंने की। मुझे इस पुस्तक में कुछ ऐसे अवधारणात्मक पक्ष देखने को मिले जिन पर की चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है। उन्होंने कहा कि भारतीय समाजशास्त्र का अगर हम समूचा स्वरूप कहीं देखने की कोशिश करें इन 5 समाजशास्त्रियों के प्रकार के संदर्भ में, तो हमें कहीं पर एकेडमिक फ्यूडलिज्म नजर आता है, अकादमिक प्रकृति का सामंतवाद नजर आता है। उस सामंतवाद का सीधा अभिप्राय है कि अनेक समाज वैज्ञानिक, अनेक समाजशास्त्री अपने पर्सनैलिटी के ऑरा के माध्यम से और अपने चिंतन की सुपीरियोरिटी के माध्यम से स्वयं को स्थापित करते हैं और संभवतया कुछ ऐसी स्थितियों को वे उत्पन्न कर देते हैं जिन स्थितियों में हम उनकी अवधारणाओं की और उनके योगदान की कोई आलोचनात्मक समीक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि संभवतया आलोचना उनको सहन नहीं है। इस प्रकार का ये जो दृष्टिकोण है, मुझे लगता है कि ये कहीं एकेडमिक फ्यूडलिज्म की तरफ ले जाता है। और दूसरा यह भी इसके अंदर स्थापित होता है कि भारतीय समाज के अंदर वे सामाजिक संस्थाएं, वे सामाजिक समूह, वे सामाजिक व्यवस्थाएं जो कहीं ना कहीं सामंती जीवन शैली को और सामंती संस्कृति के स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं, उन्हें ही भारतीय समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययन के मुख्य केंद्र में रखने की कोशिश की है। तो उस एकेडमिक फ्यूडलिज्म की बात की है। और उन्होंने दूसरा स्कॉलिस्टिक पैरोकियलिज्म की बात की है, यानी हम अपने आप में कहीं ना कहीं संकीर्णतावादी हैं। संकीर्णतावादिता का सीधा मतलब है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने अपने अपने क्षेत्र में, जहां पर कि हम अपने योगदान की चर्चा करते हैं, अपने कार्यों का उल्लेख कर रहे हैं, उस समूची सामाजिक व्यवस्था को कहीं एक सुपीरियोरिटी के डायमेंशन में हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया हो, यानी अपनी सभ्यता मूलक श्रेष्ठता का भाव हमने बताने की कोशिश की हो और यह बताने का प्रयास किया हो कि हमारी अपनी चिंतन परंपरा, हमारी संस्थाएं, हमारे सामाजिक समूह जो कि विभिन्न क्षेत्रों का
प्रतिनिधित्व करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक श्रेष्ठता का भाव है। तो स्कॉलिस्टिक पैरोकेलिज्म और एकेडमिक फ्यूडलिज्म, इन दोनों अवधारणाओं की चर्चा टी.के. उमन ने की है। इसके साथ साथ वे ये भी चर्चा करते हैं कि जो एकेडमिक नेशनलिज्म है, जो कि आज के दौर में काफी कुछ राज सत्ता के समीप जो समाज वैज्ञानिक हैं, उन समाज वैज्ञानिकों के द्वारा अपने अध्ययनों के माध्यम से स्थापित किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि इस तरह का ये जो राष्ट्रवादी विचार केंद्रित अध्ययन है और जो इसकी अवधारणाएं हैं, उससे एक जो उपनिवेशिक मानसिकता है शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, उस औपनिवेशिक मानसिकता को इससे समाप्त किया जाएगा। टी.के. उमन इस धारणा से सहमत नहीं है और उनका कहना यह है कि एकेडमिक नेशनलिज्म इज नॉट द आंसर ऑफ एकेडमिक कोलोनियलिज्म। ये अकादमिक उपनिवेशवाद का उत्तर अकादमिक राष्ट्रवाद नहीं हो सकता। संभवतः वो समूचा चिंतन जो इनकी अपनी पुस्तकों में है, वो ये संकेत दे रहा है कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था में, जिसमें भारत भी शामिल है, यहाँ पनपने वाला अकादमिक राष्ट्रवाद असल में एक प्रकार का उपनिवेशवाद है। क्योंकि हम जब अपने आप को कहीं श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं, हम कहीं दूसरे सामाजिक व्यवस्थाओं की, ज्ञान व्यवस्थाओं को चुनौती देते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ज्ञान के एक सीमित स्वरूप को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हो और दूसरी ज्ञान व्यवस्थाओं की उपेक्षा करते हो। ये बात सही है कि ब्रितानी हुकूमत के दौर में भारतीय ज्ञान व्यवस्था की इसी दृष्टि से उपेक्षा की गई और उसको हमने कहा कि ये कॉलोनियल माइंडसेट है। लेकिन ये भी उतना ही सही है कि भारतीय ज्ञान व्यवस्था के प्राचीन स्वरूप को या कुछ विशिष्ट स्वरूपों को केंद्र में रखकर हम ये कहें कि यही हमारा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, विश्व के अंदर यही ज्ञान सर्वश्रेष्ठता, और उसके माध्यम से हम एकेडमिक कॉलोनियल ऑर्डर को चुनौती दे रहे हैं। उनका मानना यह है कि इस तरह का एकेडमिक नेशनलिज्म अपने आप में कहीं ना कहीं एक कॉलोनियल ऑर्डर को जन्म देता है। इस मान्यता को, इस धारणा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये तर्क दिया कि ये जो एकेडमिक नेशनलिज्म है, इस एकेडमिक नेशनलिज्म के अंदर दो पक्ष हमने सम्मिलित कर लिए हैं। एक जिसको कि हम एकेडमिक कम्युनलिज्म कहते हैं, अकादमिक किस्म का संप्रदायवाद, और दूसरा उन्होंने कहा अकादमिक किस्म का सामंतवाद। तो एकेडमिक फ्यूडलिज्म along with academic communalism constitutes academic nationalism, and if this is the structure, then definitely it is not an answer of academic colonialism. In fact, it itself becomes a new form of academic colonialism. ये एक चर्चा हमें इस पुस्तक के अंदर इनके इंट्रोडक्शन में देखने को मिलती है। मेरा आप सब लोगों से सॉरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस पुस्तक को जरूर कहीं ना कहीं से अध्ययन करने की कोशिश करें। एक उनका एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो मैंने पढ़ा, और वो हृदय कार्लेकर की 1998 में एक संपादित पुस्तक थी, उसके अंदर है। और उस पुस्तक का टाइटल है इंडिपेंडेंट इंडिया द फर्स्ट 50 years। इसमें टी.के. उमन सर ने जो आर्टिकल लिखा है उसका टाइटल है सोसाइटी, ट्रेडिशंस एंड ऑटोनॉमी। ये आर्टिकल इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है हमारे लिए क्योंकि यह भारतीय सामाजिक व्यवस्था की समूची विकास प्रक्रिया का हमारे सामने एक खाका खींचता है। एक ऐसा दस्तावेज है अपने आप में ये आर्टिकल, जिसको पढ़ करके हम भारतीय समाज की बाहुल्यता, विविधता, इसके अंदर कंट्रोडिक्शंस, इसके कोऑर्डिनेशंस, इन सबको हम कहीं ना कहीं समझ पाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने 3 पक्ष इसके अंदर शामिल किए हैं। उन 3 पक्षों में उन्होंने एक को ये बताया कि
भारतवर्ष के अंदर 7 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। उन 7 महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से, उनके डिस्कशंस के माध्यम से, उनके इंटरप्रिटेशंस के माध्यम से हम मेकिंग ऑफ इंडिया की प्रस्तुति कर सकते हैं। वे 7 चरण हैं जो पहले शुरू होते हैं, जो प्रवसन की प्रक्रिया है, माइग्रेटरी टेंडेंसीज है, वहां से शुरू होते हैं, आर्यों के आगमन से वो शुरू होते हैं, और उस पहले चरण से अंत तक आते आते हम भारत के स्वाधीनता और स्वाधीनता के पश्चात उत्पन्न होने वाला जो विभाजन है, इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है, उस फ्रीडम स्ट्रगल तक आते हैं। और वो 7 चरण पूरे होते हैं, जिन 7 चरणों के माध्यम से भारतीय सामाजिक व्यवस्था के माइक्रो और मैक्रो स्ट्रक्चर्स की रचना होती है। ये पहला पक्ष है जो कि उन्होंने बताया। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारतीय समाज को समझने के लिए हमें उन स्रोतों को भी समझना होगा जो स्रोत सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की स्थितियों को उत्पन्न करते हैं। सामाजिक रूपांतरण किसी भी सामाजिक व्यवस्था के अंदर कैसे होता है, उन स्रोतों को, उन मुख्य स्रोतों को जान करके हम उस सामाजिक व्यवस्था की प्रकृति और उसके स्वरूप, उसकी गत्यात्मकता इत्यादि को समझ सकते हैं। तो जो सेकंड डायमेंशन उन्होंने अपने इस आर्टिकल में लिया, उसमें मेजर सोर्सेज ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस की चर्चा की है। और तीसरा, उन्होंने इसके अंदर कहा कि ये जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है स्वतंत्र भारत के अंदर, या उसके पहले भी 7 चरणों के माध्यम से जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, उनकी अपनी डायरेक्शन क्या रही है, उनकी अपनी दिशा क्या रही है, और उस दिशा को एक निर्धारित पक्ष देने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं और प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। So what are those significant processes and trends by which direction to social transformation is given? This is third. What are the major sources of social transformation? This is second. And the making of India through the discussions of 7 major events. ये 3 पक्ष उन्होंने बताए हैं। आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग और काफी लंबा है, और उसके अंदर उन्होंने इंडिजिनस प्रोटेस्ट रिलीजन्स यानी जैनिज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म की चर्चा की है। उसमें उन्होंने इस्लाम की चर्चा की है, उसमें क्रिश्चियनिटी की चर्चा की है, उसमें अनेक जो छोटे धर्म हैं जो कि भारत के अंदर आते हैं, और वो ये बताते हैं टीके मनसक कि इंडिया का जो पूरा का पूरा सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप है, वो सही माने में वर्ल्ड रिलीजन्स को रिप्रेजेंट करता है, और उनकी डाइवर्सिटीज, उनकी अपनी विशेषताएं, हमारी अपनी ड्रेस हैबिट्स, हमारे अपने फूड पैटर्न्स, हमारे अपनी स्टाइल ऑफ कल्चर, ऑफ स्टैंडिंग कहीं ना कहीं निर्धारित और प्रभावित होती है। डिपेंड वर्तामूलक से भारतीय समाज की रचना होती है। एक अन्य किताब जो मैंने टीके मनसर की पढ़ी, वो 2001 में प्रकाशित हुई पॉलिटी प्रेस से, सिटीजनशिप, नेशनलिटी एंड एथनिसिटी, रिकंसाइलिंग कॉम्पिटिंग आइडेंटिटीज, रिकंसाइलिंग कॉम्पिटिंग आइडेंटिटीज, सिटीजनशिप, नेशनलिटी एंड एथनिसिटी। इस पुस्तक के अंदर, यह पुस्तक उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा है कि इस पुस्तक के लेखन के लिए मुझे एंथनी गिडिंस ने एनकरेज किया था। तो एंथनी गिडिंस के कुछ विचारों का ये इसके अंदर उल्लेख करते हैं। उन्होंने इस पुस्तक के अंदर ये दिया है कि जो देखिए, शुरू से ऐतिहासिक दृष्टि से यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। वे मानते, उनका मत है कि जो राष्ट्र राज्य का विचार है, वह राष्ट्र राज्य का विचार 1648 में जर्मनी के अंदर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के निष्कर्षों से उभर करके आया था। तो 1648 से जर्मनी के अंदर ये जो ट्रीटी हुई वेस्टफेलिया की, उस ट्रीटी से, उस समझौते से यह राष्ट्र राज्य की अवधारणा उभरी, और फिर वो उस राष्ट्र राज्य की अवधारणा के विकास को बताते चले जाते हैं। उन्होंने अपनी इस पुस्तक के अंदर
एक बहुत महत्वपूर्ण इशारा किया है जिसकी तरफ हम सब समाज शास्त्र के विद्यार्थियों का ध्यान जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रवाद है किसी भी देश के अंदर, वह कई तरह के जो अनेक प्रकार की जो टर्म्स हैं, अनेक प्रकार की जो अवधारणाएं हैं, अनेक प्रकार की जो शब्दावली हैं, उनसे प्रभावित होता है। उनसे इसको हम निर्मित करते हैं। मतलब नेशनलिज्म इज क्वालिफाइड बाय सेवरल टर्म्स। अब उन्होंने उन सेवरल टर्म्स की चर्चा करते हुए एंटी कॉलोनियल ये टर्म बताया, ब्यूरोक्रेटिक डायमेंशंस को बताया। मैं जब उनके उस इंट्रोडक्टरी पार्ट को पढ़ रहा था, तो मैंने उन टर्म्स को जब गिनने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि उन्होंने उसमें 59 टर्म्स का उल्लेख किया है। और वो भी कहते हैं कि दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, यानी इन 59 टर्म्स के ज्यादा भी ऐसे टर्म्स हैं जो हमें कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की व्याख्या करने के लिए, उसकी अवधारणा को निर्मित करने के लिए प्रयुक्त करने चाहिए। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये आता है कि क्या हम ये मान लें कि ये जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स अपने आप में सब नेशनलिज्म को दर्शाते हैं और फिर नेशनलिज्म अस्तित्व में आता है, या किसी भी राष्ट्र राज्य के अंदर ये जो 59 टर्म्स हैं या उसके इतर कुछ टर्म्स हैं, वे हमारी आइडेंटिटीज को इस तरह से सुप्रीमेसी दे देते हैं कि हर टर्म अपने आप में एक राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म देने लगता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जो कि उसमें हमें समझने की कोशिश करनी है। और आज के दौर में जब राष्ट्रवाद की अवधारणा को लेकर के अनेक प्रकार की विभिन्न वैचारिक परिप्रेक्ष्यों को हम अपने इर्द गिर्द उभरते हुए देख रहे हैं, जिसमें कई तरह की कंट्रोवर्सीज भी हैं, कई तरह की अपने आइडेंटिटी के इश्यूज भी हैं, कई तरह की ऐसे पक्ष हैं जो कि सुपीरियोरिटी इंफीरियोरिटी की डायमेंशंस के साथ चले जाते हैं। ऐसे भी कुछ पक्ष हैं जिसमें सिटीजनशिप के कंसेप्ट को लेकर के सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं हमें किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर दोयम दर्जे की नागरिकता के सवालों के साथ भी जूझना पड़ सकता है। इन सबको हमें समझने की जरूरत है। एक पार्ट तो इसमें ये समझना है। दूसरा, उन्होंने मॉडर्नाइजेशन की जो थियरीज हैं, उन थियरीज के बारे में बताया और उसके विवाद के बारे में, उसकी कंट्रोवर्सीज के बारे में बताया। उसमें एक जगह पर उन्होंने ब्लैक और ड्यूस के मॉडर्नाइजेशन की थियरीज की चर्चा की है, जिनका अपना मानना ये है, इन दोनों विचारकों का मत ये है कि जैसे जैसे औद्योगिक नगरीयकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी, लौकिकीकरण सेक्युलराइजेशन की प्रोसेस तीव्र होगी, शिक्षा का विस्तार होता चला जाएगा, जो एथनिक आइडेंटिटीज हैं, जो हमारी हैं, उनका वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, उनका कुछ नहीं रहेगा। यानी कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि ये जो नेशनलिज्म के जो पैरोकियल डायमेंशंस हैं, वे पैरोकियल डायमेंशंस इस पूरी प्रोसेस में खत्म हो जाएंगे अगर औद्योगिक नगरीयकरण की प्रक्रिया, लौकिकीकरण की प्रक्रिया और शिक्षा का विस्तार, यानी जो सार्वभौमिक शिक्षा है, यूनिवर्सल करेक्टर की एजुकेशन, ग्लोबल एजुकेशन, उसका अगर विस्तार हो, तो इस तरह का एक परिणाम हमारे सामने निकल करके आ सकता है। ये मॉडर्नाइजेशन के थियरिस्ट का एक एस्पेक्ट है। लेकिन इसके ठीक विपरीत कूनर और हॉरोविट्स, इनकी उन्होंने मॉडर्नाइजेशन थियरिस्ट की बात की। वो ये कहती हैं कि ये जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया हो रही है, ये आधुनिकीकरण की प्रक्रिया किसी भी सामाजिक व्यवस्था के अंदर आइडेंटिटीज, जो हमारी अपनी पहचान है, राष्ट्रीय और निर्वंशीय जो पहचान है, उन पहचानों को री एनफोर्स करेगी, ये उनको क्रिस्टलाइज करेगी और उनको और ज्यादा आर्टिकुलेट करेगी। तो जो पहले के विचारक हैं, जो कि इन आइडेंटिटीज के विदरिंग अवे की बात कर रहे हैं, उसके ठीक विपरीत कोनोर और हॉरोविट्स अपनी इस मान्यता को हमारे सामने आगे रखते हैं कि ये आइडेंटिटीज
और इस प्रकार का नेशनलिज्म और अधिक री एनफोर्स होगा आज के फ्री मार्केट के अंदर। और इस तरह के कैपिटलिस्टिक ऑर्डर में हमें इन पक्षों को भी समझने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि हम अगर किसी भी सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करना चाहें, किसी भी सामाजिक परिघटना का अध्ययन करना चाहें, तो हमें तीन तरह के स्रोतों के ऊपर बात करनी चाहिए। एक तो हमारे पास ओरल और वर्बल रेस्पॉन्सेस क्या हैं, एक हमें ये देखने की जरूरत है। दूसरा ऑब्जर्वेशंस हमारे अपने क्या हैं, और हमारे पास रिकॉर्ड्स कौन से हैं। इन तीनों की टुगेदरनेस, इन तीनों की उपस्थिति से ही हमारा अपना कोई अध्ययन हो सकता है। अन्यथा इसमें से कोई एक भी अगर आपने लिया है तो वह अध्ययन हमारा पूर्ण नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि सभी समाज विज्ञानों को अपने कोई भी डेटा, अपना कोई भी प्रदत्त, अपने कोई भी आंकड़े इन तीनों के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश करनी चाहिए। तो एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने रिसर्च सोर्स की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है। एक जगह पर वो ये भी कहते हैं कि जो एथनिफिकेशन है, ये जो निर्वंशीयतावाद है, वह निर्वंशीयतावाद का जो विपरीत है, जो उसका रिवर्सल है, वही नेशनलाइजेशन है, वही राष्ट्रीयवाद है। तो हमें एथनिक डायमेंशंस को, यानी एथनिफिकेशन को और नेशनलाइजेशन को, इन दोनों के संबंधों को देखते हुए, इन दोनों के विवादों को देखते हुए भी हमें अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण करने की आवश्यकता है, ताकि एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष हमारे सामने आना चाहिए। दो एक अन्य किताब उनकी है जो मैंने पढ़ी है, नॉलेज एंड सोसाइटी, सिचुएटिंग सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ये एक पुस्तक है और मुझे लगता है कि टी.के. ओमन सर की ये सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो कि हमें प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ने की और इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इसमें सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी इन दोनों पक्षों को बताया है। उनका कहना यह है, और इस पर काफी कुछ डिटेल भी है, आगे जाकर के इसमें कहीं कोई विरोधाभासी पक्ष भी आते हैं। वो ये कहते हैं कि जो समाजशास्त्र है वह मॉडर्निटी का मॉडर्निटी से उत्पन्न हुआ है, इट इज ऑफ स्प्रिंग ऑफ मॉडर्निटी। और जो एंथ्रोपोलॉजी है, वह एंथ्रोपोलॉजी जो डेवलप हुई है वो कोलोनाइजेशन का परिणाम है। तो उपनिवेशीकरण के परिणाम से मानव शास्त्र आया है और आधुनिकता के परिणाम से समाज शास्त्र आया है, ये पक्ष उन्होंने कहा। एक जगह पर वो बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से सिविलाइजेशनल सोसाइटी ये कंसेप्ट देते हैं। सिविलाइजेशनल डैश सोसाइटी यानी सभ्यता मूलक समाज, सभ्यता केंद्रित समाज। और वो उनका कहना यह है कि ये जो सिविलाइजेशनल सोसाइटी है, यही समाज शास्त्रियों के लिए सबसे अच्छी यूनिट है। इट इज द ओनली एप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर नर्चरिंग एंड ऑथेंटिक सोशियोलॉजी। तो जो ऑथेंटिक सोशियोलॉजी का उनका अपना कंसेप्ट है, उस ऑथेंटिक सोशियोलॉजी के कंसेप्ट के लिए हमें सिविलाइजेशनल सोसाइटी के कंसेप्ट को विस्तार देना पड़ेगा और इसको कहीं ना कहीं उसके अध्ययन करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और इस कंटेक्स्ट में मॉडर्नाइजेशन, नेशन स्टेट और एक विश्व, इन तीनों के मध्य की अंतर संबद्धता को भी हमें तलाशने का प्रयास करना पड़ेगा। ये टी.के. ओमन सर का एक मोटा मोटा प्रस्तुतिकरण है, जो भारतीय समाजशास्त्र को नई प्रकार की दिशा की तरफ ले जाता है और हमें प्रेरित करता है कि हम इन पहलुओं के साथ भारतीय समाजशास्त्र और वैश्विक समाजशास्त्र के अध्ययन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। एक बार प्रोफेसर टी.के. ओमन सर की स्मृति को प्रणाम।